नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे यूपी में कांग्रेस लापता। एक तरफ बीजेपी 2014-2019 फतेह करने के बाद 2024 की रणभूमि में उतरने के लिए तैयार है और लगातार तीसरी बार अगर पीएम मोदी विजय होते हैं तो न केवल वो अजय होंगे बल्कि कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे, क्योंकि नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले वो पहले नेता होंगे। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लगातार रसातल में जा रही कांग्रेस भी एक कीर्तिमान स्थापित करेगी, निचले पायदान की ओर जाने का। अगर स्थिति यही रही तो जी हाँ, क्योंकि पिछले चुनाव में यूपी में कांग्रेस ने मात्र एक सीट जीती थी। देश की सबसे मजबूत पार्टी अब मजबूत विपक्ष भी नहीं है और यही हाल 2024 में रहा अगर तो कांग्रेस यूपी में लापता हो जाएगी। कांग्रेस अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। कई सीटों पर सालों से उसे जीत का मुंह देखने को नहीं मिला और अब तो हालात ये हैं कि कांग्रेस को अपनी गढ़ कही जाने वाली सीटों पर भी रिस्क लग रहा है। 2019 में कांग्रेस कई सीटों पर सेकंड या थर्ड पार्टी बनी, लेकिन जिन 17 सीटों पर वो गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली है वहां वो पहले से ही फंसी हुई है, जिनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 2019 के लोकसभा चुनाव में वो तीसरे नंबर पर थी। 3 सीटें अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सिकरी में दूसरे पायदान पर रही। उसके पाले आई सहारनपुर, इलाहाबाद, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया सीटें पिछले चुनाव में यहां पर तीसरे नंबर पर वो रही, जबकि बांसगांव सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा था। 2014 के लोकसभा चुनाव जहां कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में जीत दर्ज की, सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर, बाराबंकी में वो दूसरे स्थान पर रही और वाराणसी भी शामिल है जहां पर तीसरे स्थान पर रही। 2009 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने उसके हिस्से आई अमेठी और रायबरेली के अलावा कानपुर, बाराबंकी, झांसी और महाराजगंज में जीत दर्ज की थी। इसके बाद से इन सीटों पर सपा का प्रदर्शन लचर रहा है, लेकिन अब कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार ढूंढ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार आयात करने की स्थिति में है, लेकिन उसे वो भी मुश्किल लग रहा है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शंस है वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात। देखिए, लोकतंत्र में कमजोर मजबूत ये जनता बनाती है। आपको याद होगा, आप बहुत पहले की बात कर रहे हैं, 2009 में कांग्रेस पार्टी ने 22 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी कभी कमजोर नहीं रही। आप मान के चलिए, ठीक है हमारे पास सीटें नहीं है, वो सारी बातें, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हर घर में है, हर गाँव में है। निश्चित रूप से आप इसका फर्क 2024 में देखेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन दल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक गाँव, एक एक शहर, एक एक कस्बे में जाके काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बेहद कड़ा बदलाव आपको 2024 में नजर आएंगे। लोकतंत्र है, जनता ही चुनती है, जनता ही हराती है, जनता ही जिताती है और जनता इस बार मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि जिन्होंने हजूर का बेटा हजूर बनने की परंपरा डाली थी, जातिवाद और वंशवाद, संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया था, उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में भरी और सबका साथ की बात करी, जातवाद से परहेज करने की बात करी। तो आज जनता का संतुलन, जनता का विकास, जनता विकास देख रही है, जनता उन चीजों को देखकर देख रही है, इसलिए अब उससे तुलना की जाएगी कि किसने क्या काम किया है। ऐसे में इसी लखनऊ शहर में आज 91 से जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ 91 में पहली बार चुने गए और उसके बाद से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी इस पे कायम है। तो कांग्रेस 2009 का प्रदर्शन दोहराना चाहती है और बीजेपी 2014 का या उससे भी ज्यादा बीजेपी की कोशिश है, क्योंकि वो यूपी के साथ साथ देश में एनडीए के साथ 400 पार का नारा दे रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की स्थिति पर वर्तमान में बात की जाए तो काफ़ी परेशानी में इस वक्त कांग्रेस है और अभी तो ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक पंडितों की तरफ से कि 17 सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। 17 सीटें छोड़ी हैं, अमेठी, रायबरेली में भी कांग्रेस को रिस्क लग रहा है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे और भी समझने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर राजकुमार मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के। राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत। एसएन सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत। चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे सपा से, आपका भी स्वागत करती हूँ। सैयद रजा रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छा राजनीतिक आपका सेंस है, बहुत अच्छे से आप पॉलिटिकल मुद्दों को उठाते हैं, बताते हैं, हमें समझाते हैं। तो रजा साहब आप इसे समझने की कोशिश 2009 और से पहले की कांग्रेस और 2019 के बाद अब 2024 जिन 17 सीटों पर अभी कांग्रेस लड़ने वाली है वहां पर भी बताया जा रहा है वो सेकंड या थर्ड नंबर की पार्टी रही।
अमेठी रायबरेली जहां पर कांग्रेस को रिस्क लग रहा है, अगर हम पिछले 2009 की बात करें तो 21 सीटें, अच्छा खासा प्रदर्शन रहा था कांग्रेस का, लेकिन वो प्रदर्शन कांग्रेस दोहराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मानना विशेषज्ञों का ये है कि मुमकिन नहीं होगा क्योंकि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और रायबरेली अमेठी से तो कांग्रेस खुद भागने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये सही है कि 17 जो सीटें हैं जी, उस सीटों में खाली एक कांग्रेस के पास थी और 2 जो है वो सहारनपुर और जो है अमरोहा ये बीएसपी के पास थी और सब बीजेपी के पास थी। लेकिन जरा मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूँ, बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत को जो है टिकट मिला था, बीजेपी से जीते थे, 5,32,238 वोट पाए थे। और सपा से रामसागर रावत लड़े थे, ये पाए थे 4,22,493 वोट। और कांग्रेस से लड़े थे तनुज पुनिया, ये पाए थे 1,58,382 वोट। अगर सपा और बसपा का वोट मिला दीजिए तो ये वोट होता है 5,80,875 वोट और बीजेपी पाई थी 5,32,238 वोट। तो अगर बीजेपी मजबूती से नहीं लड़ेगी तो सपा बसपा अगर मिल जाएगी तो बाराबंकी में जो है वो नकने चबाने पड़ेंगे। अब आइए कानपुर में सतपाल पचौरी जो है चुनाव लड़े थे, उनको वोट मिला था 4,57,252 और श्री प्रकाश जायसवाल वो लड़े थे, उनको मिला था 3,05,278 वोट। और सपा के राम कुमार लड़े थे, उनको मिला था 46,587 वोट। अब ये दोनों वोट मिला दीजिए सपा कांग्रेस का तो 3,51,865 वोट होते हैं और ये पाए थे 4,57,252। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सतदेव पचौरी को हटा करके वहां किसी बिजनेसमैन को लाना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं अब आप मथुरा देख लीजिए, मथुरा में हेमा मालिनी बीजेपी से लड़ी थी जी और उनको मिला था 6,67,342 वोट। नरेंद्र सिंह सपा से लड़े थे, उनको मिला था 3,77,319 वोट और महेश पाठक लड़े थे कांग्रेस से, उनको मिला था कुल जो है 27,970 वोट। तो इस तरीके से 4,52,089 वोट हो जा रहा है। तो अब आप आइए वीके सिंह गाजियाबाद, वो तो सबसे ज्यादा वोट वीके सिंह लाए थे पूरे 80 लोकसभा के अंदर, वीके सिंह से ज्यादा वोट कोई नहीं पाया था, इवन प्रधानमंत्री जी को भी नहीं मिला था। 9,44,503 वोट मिला था वीके सिंह को और उनकी सीट बदलने की बात चली। मैं समझ नहीं पाता हूं भारतीय जनता पार्टी की कौन सी रणनीति है, किस रणनीति में उस व्यक्ति को मिलाकर आप एनालिसिस क्या शॉर्ट में बताएंगे, एक लाइन में क्या समझाएंगे? स्थिति दोनों के लिए टफ है वोट परसेंट के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी को इन 17 सीटों पर कम मेहनत नहीं करनी है, बहुत मेहनत करनी है। रीता बहुगुणा जोशी जो लड़ी थी और वहां लड़े थे राजेंद्र सिंह पटेल सपा से, उनको 3,10,179 वोट मिला था और योगेश शुक्ला कांग्रेस से लड़े थे, उनको यानी अगर इन 17 सीटों पर सपा का वोट ट्रांसफर होता है, कांग्रेस के साथ मिल जाता है, जबकि बीएसपी है अभी वहां पर बीच में थर्ड पार्टी बनने के लिए, थर्ड फ्रंट बनने के लिए जो वोट काटने का काम करेगी। ये आप कह सकती है कि बीएसपी वहां अलग लड़ रही है, उसका भी वोट अपना रहेगा कि उस बार सपा और बसपा साथ में थी। बिल्कुल, ये वोट ट्रांसफर होता है सपा का कांग्रेस के पास तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो जाएगी, बीजेपी को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बीएसपी अगर यहां पर स्ट्रांग प्रदर्शन करती है तो फिर वोट काटने का काम होगा। चलिए, ये हो गया आपका विश्लेषण। अब हम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए सबसे पहले कांग्रेस के पास जाऊंगी। सवाल वही कि लिस्ट का आना इतना डिले हो रहा है सर कि कई तरह के समीकरण सामने आ जा रहे हैं और उस पर अपना अपना आंकलन सभी का हो रहा है। एक आंकलन ये भी कि सपा का वोट शिफ्ट होता है तो आप मजबूत, लेकिन नहीं शिफ्ट होता और बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो इन 17 सीटों पर आपको और परेशानी होगी, क्योंकि अब तक 2 बार के चुनाव 9 और 14 इसमें आप सेकंड और थर्ड पार्टी बनते रहे। बताइए मौर्य जी। पारुल जी देखिए, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, कहिए। देखिए, तमाम रणनीतिक फैसले होते हैं और उसको देखते हुए फैसला लिया जाता है। हम सही समय पर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो कहा कि कांग्रेस की हालत नहीं देख रहा। देखिए, हम जनता के बीच में अपना एक एजेंडा लेकर आए हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना एक एजेंडा, अपना एक मैनिफेस्टो लेकर आती हैं। हमारे नेता न्याय यात्रा पर निकले हैं। वो राजनीतिक न्याय, दलित वंचित जो समाज है उसके हक की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं।
बाकी ताकत तो जनता देती है। कुछ समय पहले यूपी में भाजपा की स्थिति क्या थी आप जान रही हैं। जनता ने उनको ताकत दिया जो ताकतवर है। तो मुख्य तब ये मंथन चिंतन बीजेपी के बारे में होता था सर, अगर वो कमजोर थी तो विपक्ष कमजोर क्यों है? विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। और आप बड़ी पार्टी रहे, 400 प्लस लाने वाली पार्टी रहे, लेकिन अब अगर ये स्थिति है तो चिंतन आपको भी करना पड़ेगा। और हम भी ये सोच रहे हैं कि विपक्ष की मजबूती की बात की जाती है, विपक्ष मजबूत दिख ही नहीं रहा है। और अभी टिकट अनाउंस नहीं करना क्योंकि अंदर खाने खबरें ये आ रही है कैंडिडेट ही नहीं है आपके पास। नहीं देखिए, आप चाहे जो मतलब मीडिया से चाहे न्यूज आ रही चाहे जो, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस से टिकट मांगने वालों की अच्छी खासी लाइन है, हर सीट से जो है बता दे रहे हैं, हर जगह से कई आवेदन आए हैं, ये बात नहीं है। लेकिन ये रणनीतिक फैसला होता है, कब कैसा कैंडिडेट उतारेंगे जो हमारे लिए सुटेबल हो, वो रणनीति के हिसाब से पार्टियां तय करती हैं। जैसे भाजपा के बहुत सीटों पर अभी प्रत्याशी नहीं घोषित हैं, तो क्या हम मान लेंगे कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है? तो ये उनकी एक रणनीति है, हम ये नहीं कहते हैं कि ठीक है, आप भी अपनी रणनीति के तहत अभी ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके दोनों के ऐलान नहीं होने की वजह से प्रत्याशियों को कितना कम समय मिलेगा अपनी जमीन मजबूत करने के लिए, अपने लोगों के बीच जाकर अपने कामों को बताने के लिए, उनकी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए, इस पर भी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। बहरहाल आ रही हूं मैं बीजेपी के पास जा रही हूं, हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह जी, अभी रजा साहब ने विश्लेषण किया, उसमें यह कि वोट परसेंट पर जाइए, वोट नंबर्स पर जाइए, तो ये समीकरण बताते हैं कि अगर सपा का वोट बैंक शिफ्ट होता है इन 17 सीटों पर जिन पर कांग्रेस लड़ रही है, तो बाराबंकी सहित अन्य सीटों पर आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो ये जो समीकरण सामने आ रहे हैं, भले ही वो कह रहे हैं कि हमारी रणनीति हम ऐलान करेंगे, लेकिन पिछले 2 बार का जो परसेंटेज है उसमें सपा अगर इन 17 सीटों पर वोट शिफ्ट कराने में कामयाब हुई तो 17 सीटें कांग्रेस के लिए मजबूत हैं। सर एसएन सिंह साहब, देखिए, कौवे गिलहरी की कहानी पढ़ाई जाती है। कौवा सिर्फ कहता था, गिलहरी अब तौर पर हमारे तो बने। जी प्लीज म्यूट कर दीजिए, जिसके बैकग्राउंड से जो भी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कीजिए, बाकी गेस्ट हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी हाँ जी कहिए सर। एसएन सिंह साहब, आपकी आवाज आ रही है, बाकियों को म्यूट कर दीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। हाँ जी सर सिंह साहब। देखिए, कह रहा हूँ, एक कौवे गिलहरी की कहानी पढ़ाई जाती थी जिसमें कौवा सिर्फ बोलता रहता था, गिलहरी अपनी कार्य करती रहती थी। हमारे कांग्रेस के बड़े भाई ने कहा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे। निश्चित तौर पे हमने मेहनत किया और हमें उस मेहनत का फल मिला। हम पूछना चाहेंगे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो यहाँ पे हैं, एक समीकरण की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की जब बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है तो देश नहीं, सभी लोग जितने पत्रकार हैं दुनिया के, वो दिखाते हैं इससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। तो भी भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतती है। क्यों जीतती है, आप धैर्य से सुने। वो क्यों चुनाव जीतती है? क्योंकि जनता जो है अब वो जाति में, धर्म में, वर्ग में, वर्ण में, क्षेत्र में नहीं बढ़ती है। वो मोदी जी के विकास कार्यों पर जाती है, योगी जी के विकास कार्यों पर जाती है। इस नाते जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, देखिए कोई भी चुनाव हम जाएंगे, मकान भी बनाने जाएंगे, फाउंडेशन तैयार करेंगे। पूछा जाएगा, भाई आप उत्तर प्रदेश में आपके जो बड़े नेता हैं राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी, वो मैदान छोड़कर भाग जा रहे हैं दूसरे के भरोसे, और दूसरा कोई तैयार नहीं हो रहा है, तो कैसे आप चुनाव जीतेंगे? आपकी पार्टी देश की बड़ी पार्टी थी, देश में उन्होंने बहुत दिनों तक राज करने का कार्य किया, लेकिन हरियाणा में 0 सीट, दिल्ली में 0 सीट, हिमाचल में 0 सीट, उत्तर प्रदेश में आपकी 1 सीट, बिहार में 1 सीट, हिमाचल में आपकी 0 सीट, इस गुजरात में आपकी 0 सीट, मध्य प्रदेश में 1 सीट, राजस्थान में है ही नहीं, छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। मतलब इस तरह की जो है आपके परफॉर्मेंस है। मुझे गाली देने से अगर आपकी सरकार बन जाए तो आप लोग तो प्रधानमंत्री जी को भी गाली दे रहे हैं। गाली से नहीं बनता है, रणनीति बनानी पड़ती है, नेता तय करना पड़ता है। नेता कौन है पता नहीं, हम बाद में करेंगे। नीति आपकी स्पष्ट नहीं है। हमारे तरफ नेता देश नहीं दुनिया के सबसे ये सच है एसएन साहब कि अभी परिस्थितियां बदली हैं, जो समीकरण हैं उसके अलावा जो माहौल है, जो वेव्स हैं वो बदली हैं, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया उसमें हम वोट परसेंट देखें तो 19 में सपा को 18.1 वोट प्रतिशत था उनका ओवरऑल सीट्स पर, और कांग्रेस का 6.4, और सीटों पर आकलन करें तो सपा और कांग्रेस को मिला दीजिए तो इसको आपको स्वीकार करना होगा कि परेशानी आपकी बढ़ सकती है। हाँ, वो वेव्स अगर काम कर गई, बीएसपी के पास ट्रांसफर हो गया वोट,
तो दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन यहाँ जो गिनती है उसके हिसाब से तो दिक्कतें सामने आ रही हैं, और इसलिए भी रजा साहब ने हमें बताया। मैं लौटूंगी एहसान जी, शॉर्ट 10 सेकंड से अपनी बात रखिए। एक ही सवाल विद्यार्थी अपने अपने तौर तरीके से लगाता है। किसी को लगता है गिलास खाली कितनी है, किसी को लगता है गिलास भरी कितनी है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या नहीं देखी है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या चुनाव मिलकर नहीं लड़ी है? ऐसा तो नहीं है पहली बार है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकारें रही, देश में कांग्रेस की बहुत तेरी बार सरकार रही। दोनों की करिए कि उत्तर प्रदेश जंगों वाला उत्तर प्रदेश अब तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अपनी गद्दी संभाली है, पीएम बने हैं, तब से लेकर अब तक छोटे चुनाव बड़े चुनाव मिला लीजिए तो कुल 10 चुनाव कहा जा सकता उत्तर प्रदेश में हुए, और सब में कांग्रेस की स्थिति पस्त रही है। इसलिए चंचल जी बहुत स्वागत आपका, सपा से जुड़ गए हमारे साथ। इसलिए सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि सपा ने 17 सीटें देकर गलती तो नहीं कर दी, अगर आपका वोट शिफ्ट हो जाता है तो बल्ले बल्ले, लेकिन राज्यसभा चुनाव में 2 ऐसे आपके विधायक जो अमेठी और रायबरेली से, उन्होंने आपको छोड़कर दूसरे को चुना, लेकिन है आपकी पार्टी में, तो ये वोट शिफ्ट कराएंगे तब ना कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो पाएगी, वरना कांग्रेस के लिए फिर तो यही कहना पड़ेगा कि सपा ने कोई गलती तो नहीं कर दी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। पारुल जी, मैं भी एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करता हूं। चुनाव के दौरान एक राजा ने भेड़ों से वादा किया कि हर भेड़ को एक एक कंबल दिया जाएगा। भेड़ों का झुंड खुशी से झूम उठा। फिर एक मेमने ने धीरे से अपनी मां से पूछ लिया कि राजा हमारे कंबलों के लिए ऊन कहां से लेके आएंगे, तो फिर वो सन्नाटा हो गया। यही हाल है हमारे बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के लोगों का, और जो हमारे भक्तजन है उनका भी। वो उनसे जब कोई बात तार्किक पूछी जाती है, तो मैं कई बार डिबेट में बैठता हूं तो पूछा जाता है कि भाई आप बताओ, बहुत ही महंगाई पे वार आपकी बार मोदी सरकार का जो नारा दिए थे, आप बताओ जो है कौन सी ऐसी चीज जो 2.5, 2, 3 गुना ना बढ़ गई हो। जो मस्टर्ड ऑयल से लेकर के खाने पीने के सामान से लेकर के दूध दही सारी चीजों के दाम जो अगर बात करो आप, जो वैगनार 4.5 लाख की आती है सीधे 9 लाख की आती है, 8 लाख 8.5 लाख की आती है, जो बाइक 50-60 हजार की आती है 1 लाख 1.25 लाख की आती है। लेकिन अब है क्या कि हमारे एसएन सिंह साहब जो है, अब इनकी इन्होंने जो कहानी सुनाई है उसी कहानी को चक्रार्थ करते हुए कि भाई सन्नाटा फैल जाता है। जब पूछा जाता है कि बताओ 400 रुपए गैस सिलेंडर 1100 को बिछवाया सरकार ने, और क्या आपके घर में सिलेंडर नहीं आते हैं, तो उनको भी दर्द है। मैं बताऊं आपने सवाल किया है 17 सीटों की आप बात कर रहे हो। देखो एक इंडिया, हमारा इंडिया परिवार है, और हम लोग ये लड़ाई केवल चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, लड़ाई देश बचाने की है, संविधान बचाने की है। पारुल जी आपको याद होगा चंडीगढ़ में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, लूट हुई, और आपको बता दें पूरे दुनिया की जो सारी बड़े पेपर हैं, चाहे द गार्जियन है, चाहे आप जो विश्व की बड़ी बड़ी मीडिया है, वो सब इस बात को खबर बना रही हैं कि हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार आज तक की है। चंदे पे धंधा, चंदा दो धंधा लो, और आज हालत यह है कि प्रधानमंत्री जी जो है 2 मिनट बोल लिए चंचल जी, पूरे 2 मिनट बोल लिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। सुनिए मैडम, मैं आ रहा हूं बात पे। जो बीफ जो है पोटर है के उन सबसे भी चंदा ले लिया प्रधानमंत्री जी ने। सुनिए मैं क्या कह रही हूँ चंचल जी, आज की डिबेट का टॉपिक जो है ना उस पर आ जाइए प्लीज। और डिबेट का टॉपिक आपको पहले से बताया जाता है जितना मुझे मालूम है, आपको इनवाइट करने से पहले, तो जरा मुद्दे पर भी थोड़ी बात रख लेंगे तो अच्छी बात होगी। एक सेकंड रुकिए एसएन सिंह साहब, रुकिए। मुद्दा जो है उस पर चंचल जी क्या राय रखते हैं अपनी, वो पूछ लेते हैं। देखिए दोनों बात करेंगे, नहीं आएगा समझ, एक एक करके बात कीजिए प्लीज, मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा। सुनिए बारी बारी से बात रखिए। नहीं तू मैं वाली डिबेट मत करवाइए प्लीज, क्योंकि दोनों की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। एटलीस्ट पता तो चले बहस में कौन क्या बोल रहा है। रुक जाइए, दोनों को म्यूट करना पड़ेगा। नहीं एसएन सिंह साहब प्लीज रुकिए, वापस आओ वापस। रुक जाइए रुकिए, दोनों रुकिए। और प्लीज मैं विनम्रता से आग्रह करती हूँ, अपनी बारी पर बोले। आप वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज लाइन पर नहीं जा पाएगी, वरना दोनों एक साथ बोलेंगे तो। एसएन सिंह साहब मैं आ रही हूँ। चंचल जी वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? राज्यसभा में आपके 2 विधायकों ने आपको दिखा दिया आईना, कांग्रेस को वोट शिफ्ट नहीं करा पाएंगे, वो 17 सीटें नहीं निकाल पाएगी। इस पर आपको क्या कहना है? हाँ पारुल जी, जो 2 विधायकों की आप बात कर रही हैं,
जो विधायक गए हैं उनकी अभी आने वाले समय में आपको हैसियत का अंदाजा लग जाएगा, वो किस हैसियत में हैं उस बात पे बता दूं। और जान लीजिए, यही बीजेपी के लोग हैं, इनसे अगर पूछा जाए जो सेंधमारी दूसरों घरों में करने का काम करते हैं, जो आज के समय में जो लोकतंत्र की सरेआम लूट करने का काम करते हैं, तो इनसे जनता को उम्मीद नहीं है। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स पर हम नंबर्स पर बात कर रहे हैं, थोड़ा वहीं पर आ जाइए। इन मुद्दों पर तो आपने 5 साल पूरा किया ही है सब कुछ, तो टेक्निकल पॉइंट्स पर थोड़ा सा बात करें। ठीक है, एसएन सिंह साहब आप कह लीजिए, उसके बाद में रजा साहब के पास। अब रुकिए सर, एसएन सिंह साहब कहिए। देखिए होता क्या है, जनता मूल्यांकन करती है, बार बार ये गाली देने का कार्य करते हैं, लेकिन जब भी चुनाव में जाते हैं तो जनता सोचती है कि भाई कभी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना आए, जो नारा देता था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो प्रयागराज में मदरसे से लड़कियों को उठा ले आता था, जो नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को एक बदमाश आकर पीटता था, के दंगे तो बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म कराता था, ऐसे दुराचारी, ऐसे अन्यायी परिवारवादियों को कौन 14 के बाद 19 में आकर 19 में आकर स्थितियां डामाडोल क्यों हुई? अब देखिए बुलडोजर चला के जो जमीनें कब्जा किए थे उसको खाली। रजा साहब के पास जा रही हूँ, रुक जाइए। ऐसे तू मैं निवेदन कर रही हूँ, तू मैं वाली बहस मत कीजिए, अपनी बारी में बोलिए। रजा साहब का ऑडियो ऑन एयर कीजिए, बाकी सभी का म्यूट कीजिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, समय मेरे पास कम है। रजा साहब का, बाकी दोनों का ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज, सम्मान समारोह कराते हो, डाउन कर दीजिए ऑडियो उनका। हम चर्चा कर ही नहीं पाएंगे ऐसे, अगर आप लोग दोनों साथ में बोलेंगे तो। और अभी आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है तो प्लीज चुप हो जाइए, अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। रजा साहब, समीकरण ये कहते हैं कि बीएसपी अगर काम बिगाड़ेगी तो शायद जो बात अभी हम कर रहे थे वो मुमकिन ना हो, लेकिन उधर हम अभी तक के 10 सालों में अभी तक के हुए हर छोटे बड़े चुनाव का आकलन करें तो मजबूत स्थिति में बीजेपी दिखी है। सपा ने वोट काटने का काम किया है और भी दल आए, लेकिन अब समीकरण इस वक्त अलग है। राम मंदिर के बाद बीजेपी के पक्ष में वेव्स हैं, इसको कई लोगों ने माना, और कई लोगों का यह भी मानना है कि कई मुद्दे हावी भी होंगे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। विपक्षी पार्टियां, क्योंकि कोई प्रदर्शन बड़ा हमें नहीं दिखाई दिया जो दबाव बना सके, कोई हमें बड़ा ऐसा काम नहीं दिखाई दिया सपा का कि वो धरातल पर जाकर ये बता सके कि क्या वो मुद्दे रखना चाह रहे हैं, तो बड़े प्रदर्शन नहीं हुए जिससे एक हवा सपा अपने पक्ष में बना सके। तो आज के माहौल में 10 साल के अब तक के छोटे बड़े चुनाव में उसको रखकर बात कीजिएगा। रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुकिए, अभी आपकी बारी नहीं है चंचल जी, प्लीज, टाइम कम है, मेरे बाकी गेस्ट वेट कर रहे हैं। रुकिए, लौटूंगी, आपको आखिरी में मौका दूंगी, रुक जाए, अपनी बात रखिएगा। रजा साहब उसकी भी लड़ाई म्यूट कीजिए, चंचल जी को मैं पूरा टाइम नहीं दे सकती अपनी डिबेट का, रुक जाइए, वैसे ही आप बहुत टाइम ले चुके हैं। जाहिर है कि मशक्कत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जितनी मेहनत उत्तर प्रदेश में करनी चाहिए थी उतनी की नहीं। खासतौर पर बार बार यह पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी अब न्याय यात्रा कर रहे हैं और राब्ता अपने अमेठी से ही नहीं कर रहे हैं। जी ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है। हमारे अध्यक्ष जी जो है अजय राय जी, देखिए लगभग हर जिलों में उनका दौरा हो चुका है, हर जगह जो है कमेटियां जो है दुरुस्त हैं, तो काम तो हो रहा है। कोई भी समस्या आती है, कोई भी घटना होती है, सबसे पहले कांग्रेस आकर खड़ी होती है, मुद्दे को हम लोग उठाते हैं। मैं गिनती पर आपको पूछना चाहती हूँ कि आखिर अमेठी में राहुल गांधी जी हार के बाद कितनी बार आए, अपना गढ़ छोड़ रहे हैं, क्या जवाब देंगे वहां की जनता को? पारुल जी, आपने शायद पिछले महीने नहीं देखा जब न्याय यात्रा अमेठी गई थी, अमेठी के कितने लोगों ने जो है स्वागत किया था और कितने युवाओं में कितना। तो राहुल गांधी या कांग्रेस डर क्यों रही है अमेठी में जाने से? राहुल जी के लोग हैं, अपने लोग हैं वहां पर, राहुल जी को जो है अपनापन मानते हैं, उनमें अपनापन है। तो फिर 17 सीटों पर हाँ क्यों किया आपने जी? अगर आप मजबूत थे तो 17 सीटों पर हाँ क्यों किया फिर आपने? हमने आपको बताया इससे पहले ना, रणनीतिक फैसले होते हैं। इंडिया गठबंधन बनाने का उद्देश्य ही 10 सेकंड्स में, चंचल जी 10 सेकंड्स, एक लाइन में बात रखिए। रणनीतिक फैसले होते हैं। रणनीतिक फैसले ऐसे कैसे कि 80 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी 17 सीटों पर हामी भर लेती है और आप कहते हैं मजबूत हैं? कुछ तो कमियां रही होंगी सर, तभी तो माने आप 17 के लिए, कहिए। और सपा ने आप पहले ही कह दिया था कि यहाँ वो बड़ा भाई है, तब भी आप कुछ नहीं बोले, कहिए। हाँ मैडम, हमें बोलने एक मिनट की बात है, एक लाइन की बात है। आ रही हूँ चंचल जी, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। संविधान विरोधी को रोकना है, है। तो
समान अब विचार आपके सहयोगी आपको ना बोलने दें और समय में बार बार कह रही हैं अब इजाजत नहीं थी, तो रजा साहब आपसे मुझे बात करनी थी लेकिन अब समय मेरे पास कम है। माफी के साथ आप लोगों से इजाजत लूंगी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल हैं, तमाम जातियां हैं, जातिगत समीकरणों पर बात होती है, वहां किस तरह की हवा है उस पर भी बात होती है, कौन सी पार्टी का कितना वोट प्रतिशत है, कितना वोट बैंक है, इस पर भी बात होती है, और गठबंधनों पर भी बात होती है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल हवा क्या है ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप वोटर्स हैं, हमसे ज्यादा आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन मशीन पर जाकर आप कौन सा बटन दबाते हैं ये भी आपको पता है। आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति को लेकर जनता के मन में किस तरह की बातें हैं, कांग्रेस 17 सीटों पर मानी, क्या कांग्रेस अपने आप को वाकई कमजोर समझ रही थी? अब कांग्रेस का कहना है कि हम अमेठी में जा रहे हैं, हम तमाम जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐलान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन होगा किस सीट पर उम्मीदवार। दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।